तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली डिवीज लैब के बारे में। और हाल ही में हमने देखा कि डिवीज लैब के क्वार्टर वन के नतीजे हमको आते हुए देखने को मिले और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद हमको स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस वीडियो में वो 3 बड़े कारण मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ जिसकी वजह से ये गिरावट हमको होती हुई देखने को मिली है। और इन रीजंस का क्या यहाँ पर इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक में और कितनी गिरावट हो सकती है उसको हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल सेटअप पे यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे और आगे की अब रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हमको बाइंग करनी है या नहीं, पूरा रैशनल आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं आगे के लिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त इंसाइट्स आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो ये है दोस्तों अर्निंग कॉन कॉल हाइलाइट्स डिवीज लैब की और इसी में से वो बड़े कारण आपके साथ में साझा करूंगा जिसकी वजह से हुई है गिरावट। तो जो पहला बड़ा कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर इनका काकीनाडा वाला प्लांट जो है इन्होंने केपेक्स किया था वो फर्दर यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आ रहा है। स्टिल वेटिंग फॉर एपी गवर्नमेंट टू हैंड ओवर लैंड। तो एपी गवर्नमेंट से यहाँ पर स्टिल दे आर वेटिंग कि यहाँ पर उनको फाइनल हैंड ओवर हो जाए लैंड का। हालांकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे जो पूरे रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंसेस आ चुके हैं, लेकिन जो फाइनल हैंडओवर है लैंड का अभी तक इनको नहीं हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा होता है ना, जब भी कभी कोई कंपनी बड़ा केपेक्स अनाउंस करती है तो स्टॉक के प्राइस में हमको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हमने कई बार देखा भी है। लेकिन वही केपेक्स जब डीले होना शुरू होता है तो स्टॉक में हमको उतनी ही पिटाई होती हुई देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस प्लांट का महत्व अपने आप में बहुत है। देखिए अभी ये 2 प्लांट पे काम कर रहे हैं, मतलब इनकी अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एक तो यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 है हैदराबाद में, हैदराबाद में यूनिट 2 है इनकी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब अगर बात करें। अब यूनिट 3 भी इनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कैपेसिटी आने वाला है, ठीक है। और जहाँ पर ये कस्टम सिंथेसिस जो है कस्टम सिंथेसिस में केपेक्स आने वाला है, साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया का भी यहाँ पर केपेक्स आने वाला है जो अपने आप में न्यू ग्रोथ ट्रिगर्स इनके लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना डीले होगा डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में हमको उतना ही डीले आता हुआ देखने को मिलेगा। जो इनके ऑन स्ट्रीम आते हुए देखने को मिलेंगे रेवेन्यूज, उसमें डीले होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में वो प्रेशर आता है, क्योंकि जब केपेक्स जैसे ही अनाउंस होता है स्टॉक उसको प्राइस इन करना चालू कर देता है। लेकिन जब डीले होती है चीज़ें तो फिर स्टॉक में फिर उस प्रकार का हमको प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो ये बड़ा कारण है पहला। लेकिन हो सकता है दोस्तों अगले कुछ आने वाले क्वार्टर्स में हमको ये वापस से स्टॉक भागता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं इनको यहाँ पर अप्रूवल बहुत ही जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न है इनपुट कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर अब की बार काफ़ी देखने को मिला और इनका जो रेवेन्यू आता है वो 90% एक्सपोर्ट से ही आ रहा है, जहाँ पर यूएस, यूके, यूरोप और मतलब 90+ कंट्रीज़ में इनकी जो है प्रेजेंस है। तो वहाँ पर इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्रेशर है। सॉल्वेंट्स, सम मेटल्स लाइक लिथियम हैव गॉन अप बिटवीन 30 to 200%। एनर्जी कॉस्ट का इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले, साथ ही साथ फ्रेट कॉस्ट के इश्यूज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स हमको यहाँ पर डिप में आते हुए देखने को मिले। हालांकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये है दूसरा बड़ा कारण। और तीसरा बड़ा बड़ा जो कारण है, रीज़न है, वो है दोस्तों मोलनुपिराविर, जो इनकी कोविड ड्रग है। उसकी वजह से अभी तक हमने देखा कि 2 साल में इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए, इनके मार्जिन हमको काफ़ी एक्सपेंड होते हुए नजर आए। लेकिन नाउ दे हैव कंप्लीटेड ऑल ऑर्डर्स दैट कंपनी हैज़ रिसीव्ड, क्योंकि अब कोविड खत्म हो चुका है तो यहाँ पर कोई भी अब फर्दर ये इनके पास यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं है। सप्लाई अब यहाँ पर ये इनकी बहुत कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसकी वजह से अगेन इनके मार्जिन डिप होते हुए नजर आए, जैसे कि हमने देखा कि इस क्वार्टर में इनके मार्जिन यहाँ पर डिप हुए। और कोविड चला 2 साल, और 2 साल में अगर हम बात करें तो देखिए अगर मैं इनके क्वार्टर वाइज आपको बताऊं तो पिछले 2 साल में आप देखिए कि 40% के आसपास ये मार्जिन क्लॉक कर रहे थे, जहां पर इनके जो सस्टेनेबल मार्जिन थे वो 35% के आसपास थे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कब से इनकी कोविड की सेल चालू हुई। तो ये जो एक ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये जो कॉन कॉल है ये है, आप देखिए कब की है, Q2 FY21 की, मतलब यहाँ पर जून और सितंबर 2020 के आसपास की ये कॉन कॉल है। तो इसमें इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी कोविड की जो सेल्स है, वो कोविड ड्रग की जो सेल्स है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुरली डिवी साहब का क्या कहना था। मुरली डिवी साहब का कहना था कि यहाँ पर देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो।
आई डू नॉट नो अ फ्यू लैक्स वेदर इट इज़ इन्वॉल्व, अदरवाइज वी हैड नो इनकम फ्रॉम द कोविड ड्रग। तो उस टाइम तक कोविड की यहाँ पर कोई भी इनकी सेल्स नहीं थी, लेकिन उसके बाद 2 साल में हमने देखा जैसे इनको मर्क से इनको जब कॉन्ट्रैक्ट मिला सप्लाई करने के लिए मोलनुपिराविर का, तो इनकी सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सेल्स में भी काफ़ी इजाफा हुआ और इनके मार्जिन भी यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर अगेन जब यहाँ पर पूरे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं तो 38% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो देखिए अगर 2 साल को आप छोड़ दें तो आप देखिए मार्च 2011 से 2019 तक 38% के आसपास 37-38% के आसपास ये मार्जिन ऑलरेडी मेंटेन करते हैं, एक्सक्लूडिंग कोविड रिलेटेड ड्रग जो एंटीवायरल्स हैं उसके हटाकर भी 38% के मार्जिन के आसपास ये काम कर रहे हैं। और इस क्वार्टर में जो इनके मार्जिन है वो 38% के हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है उसको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पर जो मोलनुपिराविर का है, आप सोच रहे कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टिल जो इनके पास जो कस्टम सिंथेसिस वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ जो इनके ऑलरेडी जेनरिक मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर इनकी मार्केट लीडरशिप है, जैसे कि नेप्रोक्सिन हो गया जो कि एक ओवर द काउंटर ड्रग है, पेन रिलीव, मसल पेन, क्रैम्प्स, हेडेक वगैरह की जो दवाई आती है उसका एपीआई है, सॉल्ट है। दूसरा बात करें डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन जो कि कफ सप्रेसेंट है, कफ मेडिसिन जो होती हैं, सिरप जो होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग हैं, अगेन उसके लिए एक ये ज़बरदस्त एपीआई है जहाँ पर इनका मार्केट लीडर है ग्लोबली। गावापेंटेन जो कि नर्व पेन को ठीक करता है, ये ओटीसी ड्रग नहीं है, ये जो है प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ये ड्रग है। तो यहाँ पर भी ये मार्केट लीडर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी इनके पास स्केल है, कैपेसिटी है, इनके पास जो रिलेशनशिप है कस्टमर का वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पर ये बिज़नेस ख़त्म हो गया, ये बिज़नेस अभी यहाँ से आगे काफ़ी हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिलने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ से इनका कहना है कि इनका खुद मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने कहा है कि वी शुड बी एबल टू मेंटेन 40% EBITDA मार्जिन इन FY23। तो मैनेजमेंट यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि अगले आने वाले FY23 में ये 40% EBITDA मार्जिन यहाँ पर मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से ये स्टॉक कब भागेगा हमको नहीं पता है। तो ये जो गिरावट है मेरे ख्याल से मौका है। अब क्यों? क्योंकि आगे के क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। तो देखिए ऑलरेडी इन्होंने डीएमएफ फाइल कर दिया है 3 न्यू एपीआईज में इन मल्टीपल कंट्रीज, जिसमें से एक जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया एपीआई है। और कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जब मैं बात करूं तो अपने आप में ये एक न्यू ग्रोथ ट्रिगर इनका होने वाला है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि इनका एक न्यू एमपीपी जो यहाँ पर प्लांट है फॉर कस्टम सिंथेसिस वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमको पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिलेगी। मल्टीपर्पज़ प्लांट है जो इनका, कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं जेनरिक कमर्शियल्स में। एपीआई हैज़ नाउ बीन कंप्लीटेड, क्वालिफिकेशन फॉर पाइपलाइन प्रोडक्ट्स आर प्रोग्रेसिंग वेल। देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात हम कर रहे थे, तो ये नया बिग ग्रोथ इंजन इनके लिए होने वाला है। 6 ग्रोथ इंजन की हमने बात करी थी, उसमें से एक है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो दिस कैन बी सीन ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मेंशन्ड अर्लियर दैट गॉट ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बिग फार्मा कंपनी से ऑलरेडी इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, नाउ इनटू डिस्कशंस टू सीन एन अपसाइड ऑफ 2x। तो ये एक ज़बरदस्त ग्रोथ इंजन है इनका, 6 में से एक। और भी हैं, देखिए जो इनके इनके जो ग्रोथ ट्रिगर्स है वो आगे और भी हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। चाइना प्लस वन की थीम तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ी थीम है ही। और एक ग्रोथ इंजन है इनका, काफ़ी सारे पेटेंट जो हैं जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में एक्सपायर होने वाले हैं 2023 से 2026 के बीच में। और ऑलरेडी दे हैव सबमिटेड डीएमएफ इन सम ऑफ कंट्रीज, सम आर इन प्रोसेस वैलिडेशन। तो ऑलरेडी डीएमएफ फाइल ये कर चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर पेटेंट एक्सपायर होंगे ये अपने मॉलिक्यूल्स को कमर्शियलाइज यहाँ पर कर देंगे, जो कि इन्होंने पहले भी किया है। अगेन यहाँ पर हमको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ मैनेजमेंट की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, उसमें हमको कोई भी शक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज़ नो वन ऑफ इन दिस क्वार्टर। तो अगले क्वार्टर से मुझे लगता है कि यहाँ पर अगेन ये इनके नंबर्स हमको सुधरते हुए नजर आएंगे। हो सकता है यहाँ पर काकीनाडा का भी अप्रूवल मिल जाए, नहीं मिले तो थोड़ा प्रेशर रह सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑब्वियसली इस बिज़नेस को दोस्तों यहाँ पर इग्नोर करना काफ़ी यहाँ पर मेरे ख्याल से नुकसानदायक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो नेगेटिव्स थे, मुझे लग रहा है जो अनसर्टेनिटीज़ थी वो प्राइस्ड इन ऑलरेडी हो चुकी है। और काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। कमर्शियल सप्लाईज इनको मिल चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हुए नज़र आएंगे। कुछ एनसी जो इनके फेज़ 2 में है उनका जो कमर्शलाइज उनको ये करते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ समय में। 83% कैपेसिटी इनके भी यूटिलाइज्ड है, 17% इज स्टिल अवेलेबल राइट नाउ। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि काकीनाडा प्लांट नहीं आएगा तो क्या आपके यहाँ पर प्रेशर रहेगा
क्या कैपेसिटी यूटिलाइज जो है कर पाएंगे या नहीं। तो अभी भी देखिए 83% कैपेसिटी यूटिलाइज है, 17% अभी भी अवेलेबल है। तो ये जो है काफ़ी सप्लाई अभी भी यहाँ पर कर सकते हैं, और इनका कहना है कि आगे हम काकीनाडा अप्रूवल नहीं भी मिलता है तब भी हम यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है, जिससे हम काफ़ी अपने कस्टमर ऑर्डर जो है उनको सप्लाई यहाँ पर डेफिनेटली कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका कन्विक्शन बढ़े कि बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट एक वन ऑफ चीज़ें थी जो अब यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही, सारी अनसर्टेनिटीज़ अब हमको यहाँ पर प्राइस इन होती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक आपको मिल रहा है अभी 32% की करेक्शन पे। हो सकता है ये स्टॉक और गिर जाए, हो सकता है यहाँ पर 3300 तक हमको आता हुआ देखने को मिले, जो कि इसका एक मेजर सपोर्ट है। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड, नीचे की साइड यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो अगर इसको ये फॉलो करता है तो यहाँ पर हो सकता है 3300 तक आ जाए, और अगर और नीचे आता है, अगर कुछ यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो ये हो सकता है उसको 2800 तक भी आ जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, फ्यूचर को अगर आप देख रहे हैं तो 2800 का जो मौका होगा ना 2800 पे, वो बहुत ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला होगा जहां पर लमसम लगाया जा सकता है। ऐसा मैं कहता नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं अब कह रहा हूं कि 2800 पे अगर ये स्टॉक आता है तो लमसम लगाने वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी ऑलरेडी अट्रैक्टिव। आप देखिए 31 के पी पे ये स्टॉक काम कर रहा है। अगर मैं इसका मैक्सिमम पी देखूँ, मीडियन पी देखें हम, तो आप देखिए 30 के पी पे ये मैक्सिमम जो है रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 10 साल की बात करें तो 10 साल में इसका पी 31 का है, जहाँ पर ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। और इसकी ग्रोथ की बात करें तो आप देखिए ग्रोथ, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, चलिए मैं पिछले 3 साल की हटा भी देता हूँ, कोविड जो है सिचुएशन थी, चलिए हटा भी देते हैं, लेकिन स्टिल 10 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% है, 5 साल की 23% है, 3 साल की चलिए हम सेल्स ग्रोथ हटा भी देते हैं, स्टिल 10 साल की 5 साल की 17% सेल्स ग्रोथ है। तो डेफिनेटली उसको बिना कोविड जो है ड्रग्स के भी ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़बरदस्त है, आगे के ग्रोथ ट्रिगर्स काफ़ी अच्छे हैं। 6 ग्रोथ ड्राइवर्स को मैं आपको कई बार यहाँ पर रिपीट कर चुका हूँ। चाइना प्लस वन की थीम यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी थीम रहने वाली है। ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पर जो है जोग्राफिकली अब यहाँ पर चाइना से हटके इंडिया जैसी कंट्री में हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और एपीआईज की यहाँ पर मैं बात करूँ, कस्टम सिंथेसिस की बात करूँ, सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, तो यहाँ पर डिवीज़ लैब तो डेफिनेटली एक मस्ट हैव है इन द पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो का पार्ट ही ज़रूर हो सकता है। तो बाइंग कहाँ करनी है, तो बाइंग आप इसमें हर बाय पे डिप, हर डिप में इसको बाय कर सकते हैं, हर डिप को आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एलोकेशन का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि यार डिवीज़ लैब है तो चलिए इसको साला 50% एलोकेशन देते हैं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना है। स्टॉक हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर जाए, और आप गिरता है स्टॉक तब यहाँ पर कन्विक्शन हिल जाती है। तो इसलिए एलोकेशन अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो कन्विक्शन बनी रहेगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा इसी में लगाना है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, एलोकेशन आपको डाइवर्सिफाई करना है, जिससे आपका रिस्क यहाँ पर कम रहता है और रिवॉर्ड फिर उस हिसाब से हमको लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।